चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्किल पॉइंट चैनल पर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत करता है। और आज हम लोग जीके जीएस के इतिहास के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए सिकंदर, ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और सिकंदर से जो भी अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपसे छूटे ना, वैसा उम्मीद और उसी तरीके से उसी लहजे में मैं पढ़ाने का उम्मीद आपको कर रहा हूं। और जो आप में से विद्यार्थी नए होंगे, जो भी चैनल को नए पहली बार देख रहे होंगे, जो आप एक बार लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपना टॉपिक इतिहास का, सिकंदर महान, ठीक है ना। सिकंदर के नाम के बाद क्या लगा? महान लगा, ठीक है ना। सिकंदर महान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर को किसके नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन रहेगा, अलेक्जेंडर के नाम से किसे जानेंगे? तो सिकंदर को। सिकंदर महान यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी? यूनान का। पूछेगा सिकंदर महान कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था। जन्म अब देखेंगे सिकंदर का। तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व। इसके पिता का नाम फिलिप था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप, जो कि यूनान के मैसेडोनिया गणतंत्र के प्रधान थे। यूनान के मैसेडोनिया गणतंत्र के प्रधान। और माता का नाम था ओलंपिया। ध्यान दीजिएगा, पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया था। याद रखेंगे, पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया। पिता क्या थे? तो यूनान के मैसेडोनिया गणतंत्र के प्रधान थे। अब सिकंदर के गुरु को नाम देखेंगे। तो सिकंदर के जो गुरु का नाम था वो था अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। अब आपसे क्वेश्चन कह देगा कि अरस्तु के गुरु कौन हुए? तो प्लेटो होंगे। और प्लेटो के गुरु कौन हुए? सुकरात। आप ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के गुरु पूछेगा तो आप अरस्तु दीजिएगा, अरस्तु का गुरु पूछेगा तब प्लेटो दीजिएगा, और प्लेटो का गुरु कौन हुए? सुकरात हुए। अब ध्यान दीजिए, इसके थल सेनापति, सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। पूछेगा सिकंदर का थल सेनापति कौन बना? तो सेल्यूकस निकेटर बना। जल सेनापति निरियाकस था। जल सेनापति कौन था? निरियाकस। थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति का निरियाकस। एरियन एक यूनानी इतिहासकार था। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा एरियन कौन था? तो यूनानी इतिहासकार था जो कि सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी देता है। तो आपसे पूछेगा कि एरियन कौन था? तो यूनानी इतिहासकार था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है? तो 326 ईसा पूर्व में। कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। पूरे विश्व को जीतने के बाद सिकंदर है जो भारत पर आक्रमण किया है। तो कब किया है? 326 ईसा पूर्व में। किस दर्रा को पार करके आया? ये भी इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा को। किस दर्रा को पार करके आया? खैबर दर्रा, जो कि अफगानिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, किस दर्रा को पार करके आया था? तो खैबर दर्रा, जो कि अफगानिस्तान में है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। किस दर्रा को पार करके आया? तो खैबर दर्रा को पार करके आया। भारत में कितने महीने तक या कितने समय तक रहा? पूछेगा सिकंदर भारत में कितने माह तक या कितने समय तक रहा? तो आपका जवाब क्या होगा? 19 माह। कितना माह तक? 19 माह तक। भारत से कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व लौटा। 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, 325 ईसा पूर्व में लौट गया। रहा है लगभग कितना? 19 महीना। कितना रहा है? 19 महीना। मृत्यु हो गया 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन। जन्म 356 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पूछता है। भारत से कब लौटा? 325 ईसा पूर्व, ये भी पूछता है। इसका मृत्यु कब हुआ है? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण फारस, ईरान के शासक। ध्यान दीजिएगा, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो हम लोगों को प्राप्त मिला है कि कौन किया है? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण फारस, जो कि ईरान से संबंधित होगा, के हखमनी वंशीय डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कौन था? तो फारस ईरान के निवासी था,
हखमनी वंशीय डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। अब देखेंगे सिकंदर के साथ भारत आने वाला कुछ लेखक है, सिकंदर के साथ भारत आने वाला कुछ लेखक, तो एक निर्याकस आप याद रखेंगे, कौन था? निर्याकस। दूसरा आनेसिक्रेटस, और तीसरा है अस्टिबुलस। फिर से सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक कौन? निर्याकस, जो कि इसका जल सेनापति भी था, आनेसिक्रेटस, अस्टिबुलस, इस सिकंदर के साथ भारत आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में जब सिकंदर 300 ध्यान दीजिएगा 26 ईसा पूर्व आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया, तो इसका पहला जो सामना होता है तक्षशिला के शासक अंबी से। ध्यान दीजिएगा तक्षशिला का शासक है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला वर्तमान समय में कहाँ? तो पाकिस्तान में। भारत में सिकंदर का जो पहला सामना होता है, भारत में सिकंदर का जो पहला सामना होगा तक्षशिला के शासक अंबी से, तक्षशिला के शासक अंबी से, जिसमें अंबी की हार हो जाती है। किसकी हार होती है? अंबी की हार। और ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा सिकंदर अपने जीवन में जो भी लड़ाई लड़ा है वो जीता है। तो इसके विरुद्ध में अंबी आया जो कि तक्षशिला का शासक था, अंबी को सिकंदर ने हरा दिया। और तक्षशिला कहाँ? तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में। अगला एक पॉइंट देखते हैं, काफी मुख्य है, VBI इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हाइडेस्पेसिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, VBI नोट करके लिखेगा, हाइडेस्पेसिस या वितस्ता। ध्यान दीजिएगा हाइडेस्पेसिस या वितस्ता। देखेंगे झेलम का ही नया नाम क्या, झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। और यूनान में इसी झेलम या वितस्ता नदी को हाइडेस्पेसिस कहते हैं। यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हाइडेस्पेसिस। फिर से ध्यान दीजिएगा झेलम का पुराना नाम वितस्ता या वितस्ता का नया नाम झेलम। आप लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 वाले वीडियो में जाकर देखिएगा तो वहाँ पर कुछ प्राचीन नदियों के नाम और उसका अभी वर्तमान समय में क्या नाम है वहाँ पर उसका कॉलम बना हुआ, आप वहाँ से याद कर लीजिए। तो क्या करें, वितस्ता, किसका? वितस्ता का नया नाम क्या है? झेलम। और इसी वितस्ता या झेलम नदी को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? हाइडेस्पेसिस। तो हाइडेस्पेसिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध पूछेगा किसके बीच होता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच। हाइडेस्पेसिस या वितस्ता का युद्ध किसके बीच होगा? तो सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम। तो झेलम का ही पुराना नाम वितस्ता। पंजाब का शासक था, पोरस कहाँ का शासक था? पंजाब का। याद रखिए पूछेगा कि उस समय जब अगला मुकाबला जब अंबी हार जाता है सिकंदर से, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हुए सिकंदर का फिर पंजाब के शासक पोरस से लड़ाई होता है जिसका नाम दिया गया हाइडेस्पेसिस का युद्ध। किस नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। तो पोरस कहाँ का शासक? पंजाब का। इसमें भी पोरस का हार हुआ, इसमें भी पोरस का हार हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन पोरस है जो काफ़ी बहादुरी से लड़ता है और सिकंदर पोरस की बहादुरी से खुश हो जाता है और उसको जीता हुआ राज वापस कर देता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, पोरस का हार हुआ लेकिन सिकंदर है जो पोरस की बहादुरी से खुश होकर उसका जीता हुआ प्रांत उसको आग लौटा देता है। अब देखेंगे सिकंदर की सेना ने ब्यास या बिपाशा नदी को पार करने से इनकार कर दिया। देखिए हुआ क्या, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, तो तक्षशिला के शासक अंबी को हरा दिया। उसके बाद पंजाब का शासक पोरस को हरा दिया। अब क्या करता है, वो उत्तर भारत की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन उस समय उत्तर भारत अर्थात मगध पर, ध्यान दीजिएगा, मगध पर नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का, घनानंद, जिसके पास काफी विशाल सेना थी। और युद्ध जब भारत में सिकंदर आया है, लड़ा है, तो अंबी भी हारा, पोरस भी हारा, लेकिन सिकंदर की सेना को जोड़ तोड़ मुकाबला देखने को मिला। उसको लगा कि कांटे का टक्कर है, तो सेना है जो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। कारण क्या था कि आगे जाकर मगध का बहुत बड़ा शासक जिसके बहुत बड़ी सेना थी घनानंद के पास, उससे सिकंदर की सेना डर जाती है और कुछ उसमें बीमारी फैलने का भी प्रकोप बताता है कि वहां पर बीमारी फैल गया था, जिस कारण से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन रहता है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया
था? तो ब्यास नदी। किस नदी को? ब्यास नदी। और इसी ब्यास का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। इसी ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? बिपाशा। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास या बिपाशा नदी को पार करने से इनकार कर दिया। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने बौकेफला नामक शहर बसाया। ध्यान दीजिएगा, पंजाब में झेलम नदी के तट पर, पंजाब में झेलम नदी के तट पर एक शहर बसा था, इसका नाम था बौकेफला। कौन था? बौकेफला। तो बौकेफला नामक शहर कौन बसाता? सिकंदर। कहाँ? तो पंजाब में झेलम नदी के किनारे। बौकेफला सिकंदर के घोड़ा का नाम था। बौकेफला किसका नाम था? सिकंदर के घोड़ा का नाम था। अगला पॉइंट देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो अभी बताएं, नंद वंश का शासन। किसका? नंद वंश का। अब पूछेगा कि कौन शासक था, तो आपका शासक हो जाएगा घनानंद। शासक कौन हो जाएगा? घनानंद। फिर से सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। शासक कौन हुआ? घनानंद। शासक कौन हुआ? घनानंद। फिर कह सकता है क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सिकंदर के समकालीन भारतीय शासक का नाम बताइए मगध के, तो घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो सेल्यूकस निकेटर बनता है। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन बनता है? सेल्यूकस निकेटर बनता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का नाम आप याद रखेंगे, निरियाकस, आनेसिक्रटस, अस्टिबुलस। ठीक है, और इसी में सिकंदर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग आगे बच्चों। तो हम लोग देखते हैं सिकंदर से 3 प्रश्न आप लोग के लिए दिए हैं अभी जो पढ़ाए हैं। देखते हैं कि आप लोग क्या उसमें से सही उत्तर करते हैं या नहीं करते हैं। तो भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो 4 ऑप्शन है, कौन सही होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक से अधिक भी सही हो सकता है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। सही बात है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। सिकंदर की सफलता का पहला कारण। दूसरा, सिकंदर की सेना बेहतर थी। मतलब उसकी सेना, मतलब सिकंदर की सेना बेहतर थी। ये भी क्या है? सही बात है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ये भी सही बात है। जैसे कुछ ऐसे शासक हुए जो कि पोरस को हराने में सिकंदर की ओर से लगे हुए थे, तो देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये गलत बात है, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर एक अच्छा प्रशासक नहीं था, एक विजेता था लेकिन प्रशासक अच्छा नहीं था। वो क्या कर रहा था? जीत कर राज्य को आगे बढ़ रहा था, वो शासन नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, जीत कर उसका उद्देश्य था सिर्फ जीत कर आगे बढ़ जाना, जीत कर आगे बढ़ जाना। तो सिकंदर एक अच्छा प्रशासक नहीं था। तो सही कौन होगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही होगा। मतलब इसी के कारण सिकंदर को सफलता मिला, याद रखेंगे। चौथा इसमें गलत था, कूट बना के दे देगा, केवल 1 केवल 2। तो 1, 2, 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? ठीक है, सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया। अभी आपको बताएं कि निरियाकस भारत में आया था सिकंदर के साथ। लेखक देखेंगे तुरंत अभी बताए थे। आनेसिक्रिटस ये भी आया था, अस्टिबुलस ये भी आया था। तो कौन नहीं आया? तो डाइमेकस नहीं आया था, डाइमेकस नहीं आया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? सवाल एक बार फिर से देखेंगे। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मत्संग। क्या हो जाएगा? मत्संग इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो बच्चों, सिकंदर का टॉपिक हम लोगों को समाप्त हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा सिकंदर से प्रश्न आपको एग्जाम में बनने वाला नहीं है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। इसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। शंकराचार्य भारत के उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम चारों दिशाओं में 4 मठ का स्थापना किए हैं। वो मठ कहाँ है, किस राज्य में है, उसका हम लोग देख लेते हैं। तब पूरब में गोवर्धन मठ, पूरब में गोवर्धन मठ। जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर आप लोग जानते हैं, वहीं पर गोवर्धन मठ का स्थापना किए पूरब में, और यह उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। पूरब में कौन मठ? तो गोवर्धन मठ। जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में, वहीं पर गोवर्धन मठ का निर्माण किए उड़ीसा में।
पश्चिम में शारदा मठ, पश्चिम में शारदा मठ द्वारिका के पास, कहाँ? द्वारिका। पश्चिम में शारदा मठ द्वारिका, गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। उत्तर में ज्योति मठ, उत्तर में ज्योति मठ बद्रीधाम, बद्रीनाथ धाम। उत्तर में ज्योति मठ बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड राज्य। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु। दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु। पूरब में उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तराखंड और दक्षिण में तमिलनाडु, दक्षिण में तमिलनाडु। पूरब में कौन मठ? गोवर्धन मठ। पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योति मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। अब देखेंगे अगला, आदि गुरु शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को अद्वैत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो बच्चों आज हम लोगों का सिकंदर और साथ में शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। तो आपको से मेरा आप यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस टॉपिक को याद कर लीजिए, आपके परीक्षाओं के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे पहली बार या नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता रहे। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।